वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यूज़फुलनेस ऑफ सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इस पूरे स्टैंडर्ड में बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है और फिर डिस्क्लोजर्स जो हैं वो देने हैं सेगमेंट से रिलेटेड। तो सेगमेंट बेसिकली एक पोर्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटी को कहते हैं, कंपोनेंट को कहते हैं। तो पूरी एंटिटी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ पार्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी दी जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो इस सेगमेंटल इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है? जब आपने एंटिटी का ओवरऑल रिजल्ट दे दिया, ओवरऑल प्रॉफिट बता दिया, एसेट्स बता दिए, लाइबिलिटीज़ बता दी, कैश फ्लोज बता दिए, तो फिर ये सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट जो है ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें बहुत डिफरेंट बिजनेसेस हो रहे होते हैं। अगर आप एग्जांपल लेते हैं यूनिलीवर की, तो उनकी प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक्स भी है, सोप सर्फ वगैरह भी है, और इवन कुछ जो है ना आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स भी हैं एंड सो ऑन। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है, तो अगर उसको आप देखते हैं तो वो भी शैम्पू सोप से लेकर और जगहों तक है। इसी तरह रैकेट बेनकीजियर है, तो वो जो है उनकी कॉस्मेटिक्स भी हैं, उनकी सोप के प्रोडक्ट भी हैं, और उनके इवन जो है मेडिसन के प्रोडक्ट भी हैं। इसी तरह अगर आप एक पॉपुलर ब्रांड पेप्सी कोला को कंसीडर करें, तो जो लेज़ का चिप्स है वो भी पेप्सी कोला बनाता है, और बेवरेजेस को भी डील कर रहे हैं और वाटर बॉटल को भी डील कर रहे हैं। सो मैनी एंटिटीज कैरी आउट सेवरल क्लासेस ऑफ बिजनेसेस एंड ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। पेप्सी या कोका कोला को अगर आप देखें तो वो दुनिया के मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। कोका कोला तो ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। Each of these businesses and geographical segments carries with it different opportunities for growth, different rates of profit and varying degrees of risk. ऑब्वियसली अगर हम पेप्सी कोला की एग्जांपल लें, तो जो लेज का उनका सेगमेंट है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, पेप्सी कोला जो उनका ड्रिंक है, उसकी अपॉर्चुनिटीज से डिफरेंट होंगी, रेट ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट होंगे, रिस्क लेवल डिफरेंट होगा। सो बिजनेस सेगमेंट्स जो हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं बाजूकात इकोनॉमी से। यानी कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर चेंज आता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। भी रिसेंटली अगर हम देखें तो कोविड-19 के बाद जो शादी हॉल्स वगैरह थे या एजुकेशन सेक्टर था, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। उसके मुकाबले में कुछ एरियाज ऐसे थे जो अनअफेक्टेड रहे, या बल्कि उनके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा आई, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स थे और इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। तो कुछ बिजनेसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमी से, जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। बाय रिसेशन वन कंट्री जो है वो ग्रोथ हो सकता है एक्सपीरियंस कर रहा हो, एक और कंट्री जो है वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से स्टेबिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ये जो कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस हैं, अगर ये इन्वेस्टर्स को हम बताएंगे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग से वो एक एंटिटी की परफॉर्मेंस और पोजीशन को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसकी फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और जो रिस्क वो फेस कर सकते हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। अब IFRS 8 कैसे ये हेल्प करता है? IFRS 8 रिक्वायर करता है कि सेगमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इन्वेस्टर को, ताकि वो डिफरेंट सेगमेंट्स का इम्पैक्ट अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर एक यूज़र जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो उसे अगर आप सिर्फ प्रोवाइड करें एंटिटी की फिगर्स एज अ होल, यानी सेगमेंट इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड ना की जाए, तो होगा क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रिस्क, कुछ प्रॉफिट्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हाइड हो जाएंगी। कैसे हाइड हो जाएंगी? आप कहते हैं लेट्स से कि जी एक बिजनेस के दो सेगमेंट हैं, और एक सेगमेंट में जो है ना 180 का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे सेगमेंट में जो है ना 20 का लॉस हुआ। अगर हम सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो हम सिर्फ नेट प्रॉफिट बता देंगे 160 का। जबकि रियलिटी ये नहीं है कि बिजनेस ऑल टुगेदर अच्छा चल रहा है। रियलिटी ये है कि एक सेगमेंट उसका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, और एक सेगमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना चाहिए। तो अगर सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन बताई जाएगी और बताया जाएगा कि इस एरिया में प्रॉफिट हो रहा है, इस एरिया में लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है एक बिजनेस के मामले में वो इंप्रूव होगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रॉफिट्स को, प्रॉब्लम्स को, रिस्क को, जो एक अंडरलाइंग बिजनेस सेगमेंट के होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड डिसएग्रीगेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम एज अ होल के बजाय उसके पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इससे एनालिटिकल रिव्यू ऑन अ सेगमेंट भी मिलता है, सेगमेंट बेसिस पे, विच विल प्रोवाइड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, और बेटर असेसमेंट ऑफ इट्स फ्यूचर। तो अगर हम पेप्सी कोला के ओवरऑल रिजल्ट्स देखें, तो हमें नहीं पता चलेगा कि उन्हें अपने लेज या इससे जो रिलेटेड उनकी पोटैटो चिप्स से रिलेटेड जो लाइन है, प्रोडक्ट लाइन, उसमें क्या रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं, और ड्रिंक में उनका क्या कंपटीशन है, और किस तरीके से चीज़ें उनकी चल रही हैं। अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी तो हर सेगमेंट को हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
सो IFRS 8 का कोर प्रिंसिपल ये है कि एक एंटिटी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनेबल किया जा सके। किस चीज़ के लिए? कि वो नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट इवेल्युएट कर सकें बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसमें वो बिजनेस एंटिटी इंगेज होती है, और उन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स का जिसके अंदर वो ऑपरेट करती है। तो ये वो कोर प्रिंसिपल है जिसको IFRS 8 फोकस करता है। जितनी भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो असल में इस कोर प्रिंसिपल को सामने रखते हुए बनाई गई हैं। इसके बाद हम स्कोप डिस्कस करेंगे कि IFRS 8 किन कंपनीज पर अप्लाई होता है। तमाम कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता। बेसिक इसका रूल अगर देखें तो ये लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है। सो हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि IFRS 8 शैल अप्लाई टू सेपरेट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी अप्लाई हो सकता है, और एक पेरेंट कंपनी पे भी अप्लाई हो सकता है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हो। कब अप्लाई होगा? उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी हो या पेरेंट हो जो कंसोलिडेशन कर रही है, हुज डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन पब्लिक मार्केट, चाहे वो पब्लिक मार्केट जो है डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, लोकल हो, रीजनल मार्केट हो, ओवर द काउंटर मार्केट हो, तो किसी भी जगह पे किसी स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर अगर उसके डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी ट्रेड हो रहा है तो वो फिर ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेगी और प्रेजेंट भी करेगी। और अदरवाइज सच एंटिटी that filed or is in the process of filing its financial statement with the Securities Commission जैसे SECP है और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन अ पब्लिक मार्केट, कि ऑलरेडी तो कंपनी के डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पब्लिक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन वो या तो फाइल कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर प्रोसेस में है कि वो फाइल करेगी और फिर उसको इजाज़त मिल जाएगी जिसके बाद वो पब्लिक मार्केट के अंदर उसकी सिक्योरिटीज डील हो रही होंगी। तो इन शॉर्ट ऐसी एंटिटीज़ जो या तो लिस्टेड हों या लिस्टेड के प्रोसेस का पार्ट बन रही हूँ अभी, तो वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगी। फिर फर्दर रिक्वायरमेंट IFRS 8 की ये है कि अगर एक एंटिटी जिसको ये IFRS अप्लाई नहीं करना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी अनलिस्टेड है उस पर ये IFRS जो है अप्लाई नहीं होता, तो इफ एन एंटिटी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस IFRS चूजेस टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट दैट डज नॉट कंप्लाई विद दिस IFRS, कि वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है लेकिन वो IFRS 8 के मुताबिक नहीं है, तो इट शैल नॉट डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन एज सेगमेंट इंफॉर्मेशन, तो फिर वो उसको सेगमेंट इंफॉर्मेशन का नाम नहीं देगी। ये रिक्वायरमेंट इसलिए क्लियर है ताकि फिर ये मिसलीडिंग ना हो जाए कि यूजर्स को लग रहा हो कि ये तो IFRS 8 के मुताबिक बने हुए डिस्क्लोजर हैं, जबकि वो ऐसे ना हो। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड में जो है क्लैरिफिकेशन है कि इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट that is within the scope of this IFRS as well as parent separate financial statement, segment information is required only in the consolidated financial statement। तो जो एक पेरेंट कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती है तो वो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रही होती है और वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रही होती है जिसमें उसने अपनी सब्सिडीज के रिजल्ट्स को भी इन्वॉल्व किया होता है। सो ये जो IFRS 8 के डिस्क्लोजर देने होंगे ये फिर उसको सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने होंगे, उसको अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट में एक वीडियो कवर कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या एंटिटी का हर पार्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर कौन से पार्ट्स को हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसीडर करना है और किसको नहीं करना? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट की। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, यानी एंटिटी का एक पार्ट ही होता है लेकिन वो 3 क्राइटेरिया मीट करता है। नंबर 1, दैट इंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यूज, यानी रेवेन्यू अर्न कर सकता हो, जरूरी नहीं है कि अभी अर्न कर रहा हो। एंड इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम एंटिटी, यानी अगर उसका जो रेवेन्यू है वो इस बेस पर है कि वो दूसरे सेगमेंट्स को अपनी प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है और इंटरनल एक रेवेन्यू जनरेट करता है, तब भी उसको हम कंसीडर करेंगे। whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker। अब chief operating decision maker को हम mostly जो है CODM बोलेंगे shortly, to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance।
अब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या होता है, ये हम इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑपरेटिंग रिजल्ट CODM डिसीजंस करने के लिए, किन डिसीजंस के लिए, रिसोर्सेज की एलोकेशन और परफॉर्मेंस की असेसमेंट, इन डिसीजंस करने के लिए वो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रेगुलरली रिव्यू करते हों उस पार्ट के, उस कंपोनेंट के। एंड नंबर 3, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यू। जैसे एक नया स्टार्टअप ऑपरेशन होता है तो अभी उसमें एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं लेकिन रेवेन्यू भी स्टार्ट नहीं हुए, तो उसको भी आप ऑपरेटिंग सेगमेंट के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो डेफिनेशन है इसका फोकस क्या है। इसका फोकस ये है कि एक तो एक ऐसा कंपोनेंट हो जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों पे फोकस कर रहा हो। नंबर 2 ये कि जो मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है उसी को फोकस करने के लिए कहा गया कि जिस चीज़ के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रेगुलरली मैनेजमेंट व्यू कर रही है। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इज बेसिकली टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल और फंक्शन, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है। सो उसी हिसाब से जो मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है, जिस हिसाब से वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, वो पता चले। और जिसके लिए इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट एंटिटी की इनकर ना हो। लेकिन अब यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि हर पार्ट भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। So not every part of an entity is necessarily an operating segment or part of an operating segment. For example, जो corporate headquarters हैं या कुछ functional departments हैं वो revenue earn करते ही नहीं। एक entity का accounts department है, एक entity का let's say कि हम कहते हैं कि IT department है जो कि सिर्फ support provide कर रहा है। So they may not earn revenues or may earn revenues that are only incidental to the activities of entity। यानी कि entity अगर काम कर रही होती है तो कभी कभार उनका भी कोई revenue generate हो जाता है, otherwise उनका operating segment वो नहीं बनते। सो हर पार्ट जो है बिजनेस का, एंटिटी का, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। स्पेसिफिकली IFRS 8 ये बताता है कि जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स हैं, जैसे एक एंटिटी के प्रोविडेंट फंड होता है या पेंशन फंड होता है, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। अब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर CODM की टर्म जो है इसमें क्या हम मतलब लेंगे, तो द टर्म CODM आइडेंटिफाइज अ फंक्शन। यानी ये कोई टाइटल नहीं है कि जी जिसका ये डेजिग्नेशन होगा उसको हम CODM कहेंगे, जो ये काम करता होगा। अब ये काम क्या है? काम जैसे हमने डिस्कस किया, फंक्शन ये है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना और परफॉर्मेंस को असेस करना। जो पर्सन ये काम कर रहा है वो CODM है। अब ये जो है फंक्शन एक एंटिटी में हो सकता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता हो, CEO, हो सकता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कर सकता हो सकता है कि ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करता हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली करता हो। तो एक एंटिटी में हो सकता है कि CODM का मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक एंटिटी में हो सकता है कि इसका CODM का मतलब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये CODM की जो टर्म है ये फंक्शन बेस्ड है, ये टाइटल बेस्ड नहीं है। अब अगर हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें हमें मेन फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं। सो मेन फैक्टर्स कंसीडर करने के लिए, फॉर मैनी एंटिटीज द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट। वो 3 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अर्न करते हो, और रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM हो, और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। लेकिन बाद एंटिटीज़ में जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो वैरायटी ऑफ वेज में बनती हैं, और इफ़ CODM यूजेज मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल में, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बेसिस पर भी रिपोर्ट्स को देखते हो और जोग्राफिकल बेसिस पर भी रिपोर्ट को देखते हो। सो फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए कि सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट एज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एंटिटीज ऑपरेटिंग सेगमेंट, इंक्लूडिंग, अब उसमें हम क्या क्या फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं कि नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ईच कंपोनेंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम क्या है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने मैनेजर्स अपॉइंट किए होंगे जिस वे में, वो बताता है कि असल में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली कैसे चला रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करके हमें जो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उसमें 2-3 तरीके से भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब सेगमेंट मैनेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो सेगमेंट मैनेजर्स का इम्पैक्ट क्या है हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। तो जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज अ सेगमेंट मैनेजर who is directly accountable to and maintains regular contact with the CODM to discuss operating activities, financial result, forecast, projections, plans for the segment। तो एक सेगमेंट मैनेजर टिपिकली होता है। अब उसका भी वंस अगेन ये भी जो है ना फंक्शन है, ये टाइटल नहीं है।
अब सेगमेंट मैनेजर का हो सकता है नाम जो है ना जीएम ऑपरेशंस हो, मे बी उसका जो है हो हेड ऑफ सेगमेंट ए नाम हो, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, फंक्शन उसका ये होगा कि वो सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली। सो बेसिकली सेगमेंट मैनेजर्स जो हैं वो सीओडीएम के साथ रूटीन कांटेक्ट में होते हैं और उनके साथ जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैयर्स होते हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं। सीओडीएम भी हो सकता है कि किसी एक सेगमेंट का मैनेजर भी हो। द सीओडीएम आल्सो मे बी द सेगमेंट मैनेजर फॉर सम ऑपरेटिंग सेगमेंट। सिंगल मैनेजर जो है वो सेगमेंट मैनेजर फॉर मोर देन वन ऑपरेटिंग सेगमेंट भी हो सकता है। सो इफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट जो कि है कि जी रेवेन्यू और एक्सपेंस अर्न करता हो, रेवेन्यू अर्न करता हो और एक्सपेंस इनकर करता हो, और उसके जो रिजल्ट हैं वो रेगुलरली रिव्यूड बाय सीओडीएम है, और तीसरे नंबर पे डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक्स मोर देन वन सेट ऑफ कंपोनेंट पर अप्लाई हो रही हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन सेट फॉर विच सेगमेंट मैनेजर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट सेट ऑफ कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट द ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब इसकी एक मिसाल ये लेते हैं कि सीओडीएम जो है उनको प्रोडक्ट वाइज भी रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं और उनको जियोग्राफिकल बेसिस पर भी रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं, लेकिन जो सेगमेंट मैनेजर्स हैं वो अपने सिर्फ अपने अपने जियोग्राफिकल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो प्रोडक्ट वाइज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं देखी जाती, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से देखी जाती है जिसको वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो फिर हम जियोग्राफिकल रीजन्स की बेस पर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग ऑपरेटिंग सेगमेंट इन मैट्रिक स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक स्ट्रक्चर ये होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक मिक्स स्ट्रक्चर पे चल रही होती है जिसके अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं रीजनल बेसिस पे या कुछ और बेसिस पर वो भी वर्क कर रहे होते हैं। सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट मे अप्लाई टू 2 or more ओवरलैपिंग सेट ऑफ कंपोनेंट फॉर विच मैनेजर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये स्ट्रक्चर अक्सर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटिटीज में कुछ मैनेजर जो हैं वो कुछ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे दूसरे जो मैनेजर हैं वो अपने स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और सीओडीएम जो है वो दोनों सेट्स को रेगुलरली रिव्यू करता है और इन्फॉर्मेशन भी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में एंटिटी डिटरमिन करेगी कि कौन से सेट ऑफ कंपोनेंट को यूज करना चाहिए, क्या ज्योग्राफिकल एरियाज को करना चाहिए या प्रोडक्ट और सर्विस को करना चाहिए। तो इसका फैसला होगा ऑन द बेसिस ऑफ कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल ये था कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनेबल किया जाए कि वो एक एंटिटी की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को और जिस तरह जो रेंज ऑफ ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो चीज़ भी उनको इसके लिए इनेबल करेगी उसको आप जो है अपना सेट ऑफ कंपोनेंट बनाएंगे, उस बेसिस पर अपने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके जो है डिस्क्लोजर दिए जाएंगे। तो अगर एक एंटिटी समझती है कि प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन यूजर्स को ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी तो उसको फोकस करें, और अगर आप समझते हैं कि जोग्राफिकल एरिया की इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर रहेगी फॉर देम तो फिर उसको फॉलो करेंगे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में डिस्कस कर रहे हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रूल पढ़ेंगे एग्रीगेशन का। जब हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं तो फिर हमने ये देखना होता है कि क्या हम एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को कंबाइन करके एग्रीगेट करके एक सिंगल सेगमेंट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए रूल्स देखते हैं। सो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफन एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस if they have similar economic characteristics. For example, similar long-term average gross margins for two operating segments would be expected if their economic characteristics were similar. अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ भी आएंगे, ज़रा डिस्कस करते हैं। टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड, मे बी यानी ये ऑप्शन है, into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle of this IFRS। जिसका मतलब है कि हमने यूजर्स को इनेबल करना है कि उन्हें वो एंटिटी की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। द सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेगमेंट्स आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। यानी ये 5 सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे और 5 की 5 में वो सेम हों।
अब यहाँ पर इनको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि जी यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है लक्स सोप, और एक प्रोडक्ट है उनका सर्फ एक्सल। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वैसे अगर हम प्रोडक्ट लाइन वाइज देखें तो, लेकिन इनकी में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, इनकी जो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन है। लेट्स से कि विद इन पाकिस्तान जब ये इसको ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब सोप जो है लक्स सोप वो भी एक जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट है, और जो सर्फ एक्सेल है वो भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, काफ़ी हद तक इनका प्रोडक्शन प्रोसेस मिलता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स भी मिलते होंगे, कुछ ऑब्वियसली नहीं मिलते होंगे क्योंकि एक जो है कपड़ों को साफ करने के लिए और एक स्किन की क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट है। तो कुछ चीज़ें इनमें मैच करती होंगी, कुछ नहीं मिलती होंगी, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस जो है केमिकल मिक्सिंग के हिसाब से काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। उसके बाद टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसमें हम देखते हैं तो सेम डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ से हमें सर्फ एक्सेल मिलता है वहीं से हमें लक्स सोप मिलता है। तो इसका मतलब है कि टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, जिस तरह के कस्टमर सर्फ एक्सेल ले रहे होते हैं उसी तरह के कस्टमर जो हैं वो लक्स सोप भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी इनमें सेम है। द मैथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और प्रोवाइड देयर सर्विसेज, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ये दोनों प्रोडक्ट सेम उसमें कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी सेम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो लक्स सोप डिफरेंट रिटेलर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, और सेम कंपनी ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है सर्फ को तो, और सोप को भी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका एक और प्रोडक्ट है विच इज़ वॉल्स आइसक्रीम। तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, तो वो यहाँ पर कंबाइन नहीं होगा, वो ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होगा। देन इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज़। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से खासतौर पर अगर हम सर्फ और सोप की जो बात कर रहे हैं, इन दोनों पे रिटेल टैक्स एप्लीकेबल है पाकिस्तान में अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, विच मीन्स के दोनों पे जो है ना सिमिलर वे में टैक्सेशन होती है, और वो टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर पे करता है और वही प्राइस प्रिंट करता है और उसके बाद वो सिस्टम चलता है। फिर इन पर जो दूसरी कुछ रेगुलेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से वो भी सेम है। तो ये पांचों क्राइटेरिया मीट हो रहे हों तो आप इनके सेगमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? हर सेगमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है IFRS 8 में। तो क्योंकि एक कंपनी की बाजू का 300-400 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये बड़ा अजीब होगा कि आप कहेंगे जी 400 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आप अलग अलग डाटा दे रहे हो। तो एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया गया है कि ये अगर एक सेगमेंट इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा तो उसे रिपोर्टेबल समझा जाएगा, उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर फिर दिए जाएंगे। सो एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेपरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट, नॉट ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सेगमेंट के बाद देखना है कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो अ सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से, और रिजल्ट्स फ्रॉम एग्रीगेटिंग टू और मोर ऑफ दो सेगमेंट, यानी या फिर हमने उन्हें एग्रीगेट करके जो है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट बना लिया, और एक्सीड्स द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये 10% जो है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या है। अच्छा, ये तो जो दो क्राइटेरिया दोनों ही मीट होने चाहिए तब जाकर एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा। IFRS 8 मजीद सिचुएशन भी स्पेसिफाई करता है जिसके अंदर सेपरेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की, और उनको रिपोर्ट किया जाएगा। सो बेसिक तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं। अब हम 10% थ्रेशोल्ड को डिस्कस करते हैं। तो एन एंटिटी शेल रिपोर्ट सेपरेटली इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द, यानी तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। नंबर 1, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू। रिपोर्टेड रेवेन्यू से यहां पर मुराद है एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट वाला मिलाकर, इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू। कंबाइंड रेवेन्यू वंस अगेन इंटरनल एक्सटर्नल मिला के ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ, किसका ग्रेटर? द कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट डिड नॉट रिपोर्ट अ लॉस, यानी जिनमें सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, एंड द कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट रिपोर्टेड अ लॉस, जिनमें सिर्फ लॉस हुआ था। तो प्रॉफिट और लॉस की नेट फिगर नहीं लेनी, प्रॉफिट वालों की अलग फिगर लें, लॉस वालों की अलग फिगर लें, उनमें से जो ग्रेटर अमाउंट हो उसका 10% हमारा थ्रेशोल्ड होगा। और नंबर सी, इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसके जो एसेट्स हैं वो कंबाइंड एसेट्स का
10% या उससे ज़्यादा है। अब इसको एक एग्जाम्पल पर भी हम जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक डाटा पहले हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम ये एग्जाम्पल्स अप्लाई करेंगे। तो वी हैव 6 सेगमेंट्स ABCDEF और उनकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो जब हमने 10% थ्रेश होल्ड अप्लाई करना है तो एक पहली बात तो हमें ये जहन में रखनी है कि हमारा जो 10% थ्रेश होल्ड होगा वो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू पर अप्लाई होना है। अब रेवेन्यू में आपने एक्सटर्नल रेवेन्यू भी है, यहाँ पे इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी है और इन दोनों का कंबाइंड टोटल रेवेन्यू भी है। तो आपने कंबाइंड रेवेन्यू को फोकस करना है और इसका 10% लेंगे, दैट इज़ 169.1। अब अगर इसकी बेसिस पर देखा जाए तो कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल बनते हैं, तो जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनका कंबाइंड रेवेन्यू 169.1 से ज़्यादा होगा वो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये 3 सेगमेंट्स हैं जिन पे ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। इसके बाद जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक सिर्फ प्रॉफिट सेगमेंट्स का टोटल है, यानी जिनमें लॉस नहीं हुआ, फिर एक वो है जिनमें सिर्फ लॉस है, और फिर एक नेट प्रॉफिट है। तो हमने नेट प्रॉफिट नहीं लेना, हमने सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ लॉस वाली फिगर में से देखना है हायर क्या है। जैसे इधर हम सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये 79 की फिगर हायर है, तो इसका 10% लेंगे 7.9, लेकिन इसे अप्लाई एब्सोलूट प्रॉफिट की फिगर पे करेंगे, यानी फिर अब किसी सेगमेंट में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके ऊपर ये वाली अमाउंट हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो जिसका भी प्रॉफिट या लॉस 7.9 से ज़्यादा होगा उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये 3 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। उसके बाद हमें एसेट, लाइबिलिटीज़ और नेट एसेट दिए हुए हैं, तो हमें एसेट्स के ऊपर अप्लाई करना है, नेट एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो हमारे लिए ये एसेट्स का कॉलम रेलिवेंट है। लाइबिलिटीज़ का डिस्क्लोजर दिया जाता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ जो हैं वो थ्रेश होल्ड क्राइटेरिया के अंदर कंसीडर नहीं की जाती। तो हमारे पास जो फिगर है दैट इज़ 1227, इसका 10% आ जाएगा 122.7। अब हम देखते हैं कि कौन से सेगमेंट इस हिसाब से रिपोर्टेबल हैं, जो 122.7 से जिनके एसेट ज़्यादा हैं। तो वी गेट 408, 483 एंड 200। अब इस बेसिस पर अगर हम देखें तो सेगमेंट ए जो है वो रेवेन्यू और एसेट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सेगमेंट बी जो है वो प्रॉफिट और लॉस वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सेगमेंट सी जो है वो कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। उसके बाद सेगमेंट डी जो है ये रेवेन्यू और एसेट दोनों का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सेगमेंट ई जो है ये प्रॉफिट और लॉस और एसेट्स का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो सेगमेंट एफ है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। सो वी हैव ABDEF, यानी 5 सेगमेंट्स हमारे रिपोर्टेबल हैं और एक सेगमेंट ऐसा है जो रिपोर्टेबल नहीं है, जिसको हम फिर अदर सेगमेंट्स के तौर पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, और अगर ये ज़्यादा भी होते हैं तो इनको कंबाइन करके शो किया जा सकता है। तो दिस इज द वे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग 10% थ्रेशोल्ड। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अदर देन 10% थ्रेशोल्ड, इस पर जो IFRS 8 की गाइडेंस है अब उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट डिड नॉट मीट एनी ऑफ द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल एंड सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इफ मैनेजमेंट believes that information about the segment would be useful to users of the financial statement। तो अगर मैनेजमेंट का ये ख्याल है कि कोई सेगमेंट 10% क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा लेकिन वो यूजर्स के लिए यूजफुल होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है। Combining information to produce reportable segment. An entity may combine information about operating segment that did not meet quantitative threshold individually to produce a reportable segment only if the operating segments have similar economic characteristics and share a majority of the aggregation criteria। एग्रीगेशन क्राइटेरिया हमने इसी वीडियो के स्टार्ट में 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसा है। तो वो 5 क्राइटेरिया, 5 में से मिनिमम 3 क्राइटेरिया मीट हो रहे हों और उनकी इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर हों तो फिर आप उनकी रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें और फिर देखें कि वो रिपोर्टेबल हों। फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट ऐसा है जिसका रेवेन्यू 8% है, दूसरा सेगमेंट है जिसका 6% है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे कंबाइन होके। लेकिन कंबाइन सिर्फ तब करना है जब वो सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हो और मेजॉरिटी ऑफ एग्रीगेशन क्राइटेरिया को मीट करते हो। रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ कंपैरेटिव पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जो लास्ट पीरियड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी उनमें एक सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट था, इस साल वो क्राइटेरिया 10% को मीट नहीं कर रहा।
नो लॉन्गर मीट द 10% थ्रेशोल्ड। तो क्या उसके बारे में इस साल भी इंफॉर्मेशन दी जाए? तो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन करंट पीरियड। कब? इफ दैट इज ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अगर आप समझते हैं मैनेजमेंट का ये समझना है, जजमेंट है कि वो अभी भी उसकी सिग्निफिकेंस है जबकि वो 10% क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है इस साल, तब भी आप उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देंगे। अब मैक्सिमम कितने सेगमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेबल हो सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल लिमिट है इसकी? तो प्रैक्टिकल लिमिट होती तो है, आई वाज सीइंग एन एनुअल रिपोर्ट और उसके अंदर कोई 18-19 के करीब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी फिर छोटी छोटी करके लिखी हुई थी कि वो समझ आना या उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो बाजू का बहुत ज़्यादा जब डिटेल हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन तब भी यूज़फुल नहीं रहती। सो इस पे कोई प्रिसाइज लिमिट तो स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं की, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके नंबर ऑफ सेगमेंट 10 से इंक्रीज हो रहे हो तो फिर आपको कंसीडर करना चाहिए कि क्या ये प्रैक्टिकल लिमिट है, और उस हिसाब से अगर आप फिर नंबर ऑफ सेगमेंट को कट करना चाहें, यानी उनमें से फिर जो ज़्यादा बड़े सेगमेंट्स हैं उनको आप ले लें और बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। तो एज सच देर इज़ नो प्रिसाइज लिमिट, लेकिन अबव 10 हो तो यू शुड कंसीडर के प्रैक्टिकल लिमिट होनी चाहिए या नहीं। देन देयर इज 75% थ्रेशोल्ड। 10% थ्रेशोल्ड आपने अप्लाई कर भी लिया, फिर आप देखेंगे कि जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट से, क्या वो एंटिटी के रेवेन्यू का 75% है? तो इफ द टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन, यानी 75% ही नहीं बन रहा। अब अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू 75% भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो अदर का पोर्शन है वो 25% से भी अबव है। तो एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए एज रिपोर्टेबल, इवन इफ वो 10% क्राइटेरिया मीट ना करते हो। और कब तक ये आइडेंटिफिकेशन चलती रहनी चाहिए? जब तक कम से कम 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट का हिस्सा ना बन जाए। तो ये हम जो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे होंगे आगे, उसके अंदर ये हमने इंप्लीकेशन डिस्कस की हुई है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। तो जब एक रिपोर्टेबल सेगमेंट के डिस्क्लोजर दिए जाते हैं तो क्या उसकी लास्ट ईयर से रिलेटेड डाटा और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी? तो सेगमेंट डाटा फॉर प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस शैल बी रीस्टेटेड, दिया भी जाएगा और उसे रीस्टेट भी किया जाएगा टू रिफ्लेक्ट द न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट एज अ सेपरेट सेगमेंट, इवन इफ दैट सेगमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टेबिलिटी इन द प्रायर पीरियड। तो एक सेगमेंट ऐसा है जो लास्ट ईयर रिपोर्टेबल नहीं था तब, क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, इस साल वो क्राइटेरिया मीट कर गया और रिपोर्टेबल हो गया, तो अब उसके लास्ट ईयर के डाटा को भी रीस्टेट करेंगे, अनलेस कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो या उसको डेवलप करना जो है काफ़ी एक्सेसिव कॉस्ट लगती हो। फिर ऑल अदर सेगमेंट्स की बात अगर करते हैं, यानी जो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बनते, तो क्या उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ दी जाती है? यस, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट आर नॉट रिपोर्टेबल शैल बी कंबाइंड। वो सारे के सारे, वो फिर 10 हो, 15 हो, 20 हो, उनको एक ही हेडिंग दे देते हैं, अदर, एंड डिस्क्लोज इन एन ऑल अदर सेगमेंट्स कैटेगरी separately from other reconciling items in the reconciliation required by disclosures under IFRS 8। तो IFRS 8 में डिस्क्लोजर्स बनते हैं जिसमें हम हर रिपोर्टेबल सेगमेंट अलग बताते हैं, फिर एक ऑल अदर सेगमेंट बताते हैं, फिर कुछ और रिकन्सिलेशन के आइटम होते हैं, फिर एंटिटी की टोटल फिगर्स होती हैं। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडेड इन ऑल अदर सेगमेंट कैटेगरी शैल बी डिस्क्राइब्ड। सिर्फ आपने उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि उस ऑल अदर सेगमेंट में किस टाइप की प्रोडक्ट और सर्विसेज और चीज़ें शामिल हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल नहीं है, तो हमने जस्ट इसमें टाइटल कोटेड कंपनी दे दिया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशंस। तो 5 डिविजन्स के नेम दिए हुए हैं, उसके बाद जिन डिविजन्स में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के कॉलम में लिखा हुआ है, और जिन डिविजन्स में लॉस है वो लॉस के कॉलम में मेंशन है। वी कैन सी कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 110 है और टोटल लॉस जो है वो 40 है, विच मीन्स कि जो इनका नेट प्रॉफिट होगा वो 70 का होगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि विच ऑफ द डिविजन्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो पॉइंट ये है कि जो नेट अमाउंट होती है उसको यूज़ नहीं किया जाता,
प्रॉफिट वाले सेगमेंट्स को सेपरेट रखना होता है, लॉस वाले सेगमेंट्स को सेपरेट रखना होता है, जो इसमें से ग्रेटर अमाउंट होती है उसकी परसेंटेज को हमने यूज़ करना होता है। तो इसको अब अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही डाटा अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर लेंगे कि डिवीजन वाइज प्रॉफिट और लॉस क्या है। सो वी कैन सी कि प्रॉफिट वाली जो फिगर है वो ज़्यादा है, यानी आपने एक पहले वो कॉलम लेना है जिसके अंदर उन सेगमेंट्स का प्रॉफिट लें जिनमें लॉस नहीं आया, और फिर उन सेगमेंट का लॉस लें जिनमें प्रॉफिट नहीं आया। तो हमारे पास जो हायर अमाउंट है इसमें से दैट इज़ 110, प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा है, तो ग्रेटर अमाउंट को हम मेंशन कर लेंगे। अब इसमें जो थ्रेश होल्ड है वो है 10%, तो 110 का 10% हम जब यूज़ करेंगे तो दैट इज़ 11। अब ये 11 की अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस पर सब डिसीजन होगा। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स वो होंगे जिनका प्रॉफिट या लॉस 11 मिलियन से ज़्यादा होगा। अब बेशक हमने जो क्राइटेरिया कैलकुलेट किया है वो प्रॉफिट की बेस पर किया है, लेकिन अब ये प्रॉफिट पर भी अप्लाई होगा और ये लॉस पर भी अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जाम्पल डिवीजन 1 को देखते हैं, तो ये 10 है, तो ये रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि ये 11 से कम है। 25 11 से ज़्यादा है, ये रिपोर्टेबल होगा। 40 का लॉस है बट स्टिल क्योंकि ये 11 से ज़्यादा है तो ये भी रिपोर्टेबल होगा। इसी तरह डिवीजन 4 भी 11 से ज़्यादा का प्रॉफिट है और डिवीजन 5 में भी 11 से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो हमारे डिवीजन 2 से 5 तक रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं और डिवीजन 1 जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ऑकवुड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ऑकवुड, अ कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन ऑफ ऑपरेशन। तो कोटेड कंपनी है तो इस पर IFRS 8 जो है वो एप्लीकेबल है। इसके हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ जो सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट: वुड सेल्स, फर्नीचर सेल्स, वनीर सेल्स, वेस्ट सेल्स, अदर सेल्स, और फिर टोटल का कॉलम दिया हुआ है। और रिक्वायरमेंट ये है कि विच ऑफ द बिजनेस डिविजन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, आल्सो इलस्ट्रेट द क्राइटेरिया फॉर सेगमेंट्स टू बी क्लासिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो क्राइटेरिया इलस्ट्रेट करने के लिए तो आप सिंपली जो है स्टैंडर्ड को भी पढ़ सकते हैं जो उसकी वीडियो हमने कवर किया, लेकिन यहाँ पर हम वो क्राइटेरिया की एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेट ज़रूर कर देंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें: रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, रिपोर्टेड प्रॉफिट, टोटल एसेट। अच्छा, तमाम के तमाम सेगमेंट में प्रॉफिट है तो ये 130 की हम यूज़ कर सकते हैं और हमें लॉस और प्रॉफिट को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमें कंबाइंड रेवेन्यू की फिगर की ज़रूरत है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक हम कंबाइंड रेवेन्यू की फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट वुड बी बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, इन दोनों का टोटल। तो 220 प्लस 38, 256 प्लस 2, 62 प्लस 0, 55 प्लस 5, 57 प्लस 3 और 650 प्लस 48 की बेसिस पर हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ जब हमारे पास कैलकुलेट हो गई, जिसे हम कंबाइंड रेवेन्यू का नाम दे देते हैं, तो अब हम अपना आंसर ईजिली डेवलप कर सकते हैं। सो थ्रेश जो हमने चेक करने हैं उसमें 10% ऑफ कंबाइंड रेवेन्यू यानी 698 की जो वैल्यू है इसका 10% लेंगे तो वो बनता है 69.8। तो जिसका भी कंबाइंड रेवेन्यू इससे ज़्यादा होगा उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसीडर करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे 10% ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी ग्रेटर हो। अब यहाँ पर किसी भी सेगमेंट में लॉस नहीं है तो जो हमारी प्रॉफिट की फिगर है उसी को हम यूज़ कर लेंगे। तो ये 130 की फिगर है, इसका 10% 13। और उसके बाद 10% ऑफ टोटल एसेट्स की फिगर जो कि 10,200 गिवन है तो इसका 10% हम लेंगे, दैट इज़ 1020। अब हम सेगमेंट्स को जो है वो वन बाय वन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट क्राइटेरिया मीट कर रहा है और रिपोर्टेबल सेगमेंट का और कौन सा नहीं कर रहा। तो सबसे पहले अगर हम वुड सेल्स को देखते हैं तो वुड सेल्स में जो कंबाइंड रेवेन्यू है ये भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है और प्रॉफिट भी 13 से ज़्यादा है और एसेट्स भी 1020 से ज़्यादा हैं। तो इसमें तो तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो वुड सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। रीज़न ये है कि तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं
और इसका हम एक्सटर्नल रेवेन्यू का परसेंटेज लेंगे, यानी ये 220 डिवाइड बाय 650 विच इज़ 34%। अब फर्नीचर सेगमेंट को देखते हैं। फर्नीचर सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, एसेट भी जो 1020 से ज़्यादा है, और प्रॉफिट भी 13 से ज़्यादा है। तो ये भी तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो ये भी रिपोर्टेबल हो जाएगा। और इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू परसेंटेज वाइज हम लेंगे 256 डिवाइड बाय 650 दैट इज 39%। इसके बाद हम विनीर सेल्स को लेते हैं। तो विनीर सेल्स को अगर आप देखते हैं तो कंबाइंड रेवेन्यू अगर देखें तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, और इसी तरीके से जो टोटल एसेट्स हैं वो 200 हैं, 1020 से कम है, ये भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, और प्रॉफिट भी 12 है जबकि हमारा जो क्राइटेरिया वो 13 पर है। तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो ये रिपोर्टेबल नहीं होगा, और फिर इसका हम एक्सटर्नल रेवेन्यू भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो वेस्ट सेगमेंट है। तो वेस्ट सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो 60 के कंबाइंड रेवेन्यू है जो कि 69.8 से कम है, टोटल एसेट्स भी 1020 से कम है, और रिपोर्टेड प्रॉफिट भी 13 से कम है। तो ये भी रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, इसका भी एक्सटर्नल रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम अदर वाला सेगमेंट ले लेते हैं, और अदर वाले सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमारा कंबाइंड रेवेन्यू 69.8 से कम है, एसेट्स 1020 से कम है, और प्रॉफिट 13 से कम है। तो ये भी कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हम एक टोटल कर लेंगे कि हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि वुड और फर्नीचर रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, लेकिन ये 10% थ्रेशोल्ड अप्लाई किया है, एक 75% थ्रेशोल्ड भी अप्लाई करना होता है। तो अब हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो एक्सटर्नल रेवेन्यू की परसेंटेज बन रही है रिपोर्टेबल सेगमेंट से वो 73% बन रही है, जबकि IFRS 8 की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट से होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें मजीद भी किसी ऐसे सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना होगा जो 10% थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा। उसमें हम कोई भी सेगमेंट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट जजमेंट, लेकिन अगर मैनेजमेंट जजमेंट अवेलेबल ना हो जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर हम वो लेंगे जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा। सो दैट इज विनीर सेल्स। अब विनीर सेल्स को हम ले रहे हैं, हालांकि इसका जो रेवेन्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं है ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू। वैसे शायद इस फिगर के भी करीब करीब ही है, 65 होता तो 10% आता। सो इसको भी हम रिपोर्टेबल बना देंगे। 75% क्राइटेरिया की वजह से, ये 10% क्राइटेरिया की वजह से बना, ये ऑलमोस्ट 10% इसका बनता है एक्सटर्नल रेवेन्यू का, स्लाइटली लेस 9 पॉइंट समथिंग। सो अब अगर हम देखते हैं तो ये 75% से हमारा क्राइटेरिया एक्सीड हो गया, और ऑलमोस्ट 83% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिपोर्ट हो रहा है। सो ये तीन हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो कंप्लीट हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।